नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उमेश शर्मा है। आप सब कैसे हैं? आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की वजह से फाइनली आप लोगों के सपोर्ट से मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है एंड उसके लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी लाइफ में जो भी आप करना चाहते हैं वो सब आपको मिल पाए, मैं यही विश करूँगा आप सभी के लिए। और जितने मेरे व्यूवर्स हैं, बहुत अच्छा लगता है कि जब लोग जब डेली आप स्टेटस चेक करो तो कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होती है, तो इट सीम्स वेरी गुड एंड इट फील्स कि आप कहीं ना कहीं अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है। और मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूँ कि मैंने एक प्लान बनाया था, मेंबरशिप प्लान बनाया था मैंने, जिसमें कि मैं कुछ चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा था। बट अनफॉर्चुनेटली वो काम हो नहीं पा रहा था। रीज़न मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो मेरे बाहर के यूजर्स थे वो मेरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, पेमेंट्स नहीं कर पा रहे थे। तो आई वॉज वेटिंग टू मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। तो अब मोनेटाइज हो चुका है, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दिस। और उसकी डिटेल्स आप चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में या मेरे व्हाट्सएप पे आप पता कर सकते हैं कि उसमें क्या क्या मिलेगा। पेड वीडियोस देखने के लिए भी आप उसमें उसको ज्वाइन कर सकते हैं, प्लस स्कीमेटिक, बोर्ड वीवर, जो भी चाहिए, जो मतलब मदरबोर्ड से रिलेटेड हो, वो सब चीज़ें मिल सकती हैं वन बाय वन। ठीक है। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन पर डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है। और मतलब इम्पोर्टेंट सेक्शन तो नहीं बोलूंगा, बट जाहिर सी बात है, कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कहीं ना कहीं, जिसके थ्रू आप एक मेजर कर पाएंगे कि बोर्ड में क्या प्रॉब्लम हो सकती है और आपको किस तरीके से काम करने की ज़रूरत है। ठीक है। और कुछ लोगों ने मेरे से पूछा था कि सर, जैसे आप बिगिनर हैं, आप स्टार्टअप कर रहे थे, स्टार्टअप में क्या क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बता दूंगा आपको कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। कोई ज़्यादा बजट की ज़रूरत नहीं है आपको स्टार्ट करने के लिए। बट एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि ऐसा नहीं कि आप स्टार्टिंग फेज में हैं तो आपको डीएसओ की ज़रूरत है। बिना डीएसओ के भी आप काफ़ी ज़्यादा बोर्ड रिपेयर कर सकते हैं। डीएसओ तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है समवेयर, बट इफ़ यू आर बिगिनर्स हो, आपको ज़रूरत नहीं कि डीएसओ आप लेटर ऑन जाकर डीएसओ ले सकते हैं, क्योंकि डीएसओ के बिना ही बहुत लोग काम करते हैं। इवन मैंने ही बहुत सारे काम किए हुए हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अपने बजट के अकॉर्डिंग ही आप ले सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप और इसके साथ साथ मैं आज सब जो कवर करूंगा वो कवर करूंगा डीसी एम्पियर के बारे में, डीसी मशीन के बारे में, कि डीसी मशीन क्या होता है, किस लिए यूज़ करते हैं और कितने एम्पियर से हम ये पता लगा सकते हैं किस सेक्शन में प्रॉब्लम है। ठीक है। कहीं ना कहीं हम उसको कैसे मेजर कर सकते हैं, तो आज मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। बट उससे पहले एक बार ओवरव्यू जरूर मैं आपको दूंगा। और साथ साथ अगर आपने वीडियो देखना चालू किया तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा लास्ट तक वीडियो जरूर देखना, क्योंकि आई कैन अश्योर यू दैट कि अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ तो जरूर फायदा होगा। ये जो आपके 30 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट की जो वीडियो होगी, ये वेस्ट नहीं जाने वाली है। ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो जरूर देखना। ठीक है। और जितना ज्यादा हो सके लोगों को शेयर करना। ठीक है। तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं। तो एक मिनट, मैं जरा एक बार इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, एक बार कलर पिक कर लेता हूँ। आई थिंक आई शुड स्टार्ट विद ग्रीन कलर। ओके। सॉरी। चलिए ठीक है। अब अगर आप स्टार्टअप करने के लिए मेरे हिसाब से जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सबसे पहले आपको एक डीसी मशीन की जरूरत होगी। आप चाहें तो आप जो है 30 एम्पियर वाला ले सकते हैं, मतलब 30 वोल्ट। 30 एम्पियर, ओ सॉरी 5 एम्पियर। ये ज्यादातर लैपटॉप में यूज होता है, क्योंकि अगर आप 10 एम्पियर पे जाएंगे या 20 एम्पियर पे, वो सॉरी इस आप अगर हाई रेंज पे जाते हैं तो वो गेमिंग के लिए या फिर Asus के राइजन वगैरह की सीरीज के लिए वो यूज किए जाते हैं। बट इन जनरल अगर आपके पास ये मशीन भी होगी तो उसके थ्रू आप काफी बोर्ड रिपेयर कर सकते हैं। इसमें आपका मैं बता देता हूँ कि मैं आपको एक अमूमन एक आइडिया दे देता हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, काफी सारी चीजें कवर करनी है मुझे। ये देखिए, जो मशीन का ओवरऑल प्राइस होगा ये आपका 6 to 7 के बीच में आएगा। ठीक है, अप्रोक्स। और अगर विद कनेक्टर लेंगे तो ये तकरीबन मान के चलिए 8,000 के आसपास पड़ जाएगा, 8 या 8,500 के आसपास, क्योंकि पहले कनेक्टर कम होते थे, अभी कनेक्टर का सेट बहुत ज्यादा मिलेगा, लगभग 30 कनेक्टर के आसपास होंगे आपके पास में। ठीक है। एक कोई भी मल्टीमीटर ले लीजिए। मल्टीमीटर मैं आपको प्रेफर करूंगा कि कम से कम 1500 से 2000 के बीच का लीजिए। ठीक है। अच्छा काम करेगा और मतलब बहुत बढ़िया उसका रिस्पॉन्स है।
उसके बाद एक आयरन की बात करूंगा। तो आयरन आप चाहें तो कोई भी ले सकते हैं, जो बढ़िया वाला। अगर मैं आपसे प्राइस की बात करूं तो मतलब आपको मान के चलिए 2 से 3 हज़ार के बीच में आपका बैक ऑन वगैरह का आयरन मिल जाएगा। ये एक्चुअली इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीजें जितना आप अच्छा लेंगे, जितना क्वालिटी के साथ जाएंगे, उतना ही बढ़िया काम होगा। ठीक है, एक आपका मशीन हो गया, एक आपका मल्टीमीटर हो गया, एक आपका आयरन हो गया, एक आप एसएमडी मशीन ले लीजिए, दैट इज ऑल्सो बैक ऑन का कंसिडर करूंगा। ये भी आपका मेरे हिसाब से अगर आप बढ़िया वाला मशीन लेते हैं तो तकरीबन 6 to 7 के बीच में आएगा। ठीक है, डिटेल्स जाननी है कि क्या क्या लेना है, क्या क्या आपको मॉडल नंबर वगैरह के बारे में कुछ जानकारी चाहिए होगी तो वो मैं आपको फिर पर्सनली दे सकता हूँ, व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। इसके बाद आता है एक बायोस प्रोग्रामर। ठीक है, देखिए बायोस प्रोग्रामर तो आपको पता है कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है। फिलहाल के लिए आप RT 809, एक मिनट, RT 809F इसकी सीरीज आती है, ये ले सकते हैं। ये भी आपको तकरीबन 3500 से 4000 के बीच में का आएगा। ये मैं आपको वो प्राइस बता रहा हूँ जो इन जनरल मिलता है मार्केट के अंदर। ठीक है, इसके बाद एक लेंस आप ले लीजिए छोटा सा, ये भी आपको लगभग 500 रुपए के आसपास या 250 से 300 के बीच में आएगा। मैं बढ़िया वाले की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा लेंस अच्छा हो तो ये आपको लेना पड़ेगा। इसके अलावा फिर और बाकी तो आपको टूल्स वगैरह चाहिए होंगे, जैसे कि आपको टीजर चाहिए होगा, आपको फिर स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा, ये तो आप नॉर्मल ले सकते हैं। इसके अलावा कम से कम 10 से 15 स्क्रैप बोर्ड आप ले लीजिए, यानी कि 10 से 15 स्क्रैप बोर्ड की बात करूँ तो करीब करीब 4 से 5 हज़ार खर्चा भी आपका इसमें आ जाएगा। ठीक है, 4 to 5 thousand। फिलहाल अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं, अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं तो मान के चलिए आप घर बैठे भी आप बोर्ड का काम कर सकते हैं, प्लस आप रिपेयरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, किसी से ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो ये चीज़ें आपके पास नेसेसरी होनी चाहिए। ठीक है, और इसकी डिटेल्स आपको जाननी है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली वी कैन डिस्कस ऑन दिस, राइट। तो अभी हम थोड़ा टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको ही अगर मैं कवर करूंगा, एक एक चीज अगर मैं आपको बताने लगूंगा तो इट विल टेक एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स। तो हमारा जो वीडियो है वो मतलब ऑलमोस्ट जो मैं कवर करना चाह रहा हूँ वो कवर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो विल कवर इट फर्स्ट। अगर मौका मिलेगा तो डेफिनेटली मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, कौन सी मशीन आपको प्रेफर करनी चाहिए, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें नेसेसरी होती हैं, तो विल कवर इट फर्दर। या अगर इंडिविजुअली किसी को कुछ पूछना है तो वो मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इधर अगर किसी को मेरे थ्रू चाहिए तो मैं भी आपको कुरियर कर सकता हूँ। आप बता दीजिएगा आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, तो क्योंकि देखो मैं नोएडा में रहता हूँ और नेहरू प्लेस दूर नहीं है, तो हम मोस्टली चीज़ें मैं यहीं से कुरियर कर देता हूँ। किसी को चाहिए होता है तो इट डिपेंड्स करता है कि आपका फेथ है कि नहीं मेरे ऊपर, सबसे बड़ी चीज़ ये है। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। तो आज हम बात करेंगे, बहुत से लोगों का ये डीसी मशीन में एम्पियर ऑब्जर्व करना नहीं आता कि कितने लोड से, मतलब कितना लोड ले रहा है, तो उससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं कि हमें किस जगह या किस सेक्शन में हमें ट्रेस करने की जरूरत है, मतलब एक अनुमानित। ठीक है, अब डीसी पावर सप्लाई, ठीक है, अब एक लैपटॉप टेक्नीशियन के लिए ये मान के चलिए एक ब्रह्मास्त्र है। इसके बिना लैपटॉप रिपेयर करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, राइट। क्योंकि अभी मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए कोई लैपटॉप आपके पास आता है। ठीक है, मैं एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा। मान लीजिए कोई लैपटॉप आपके पास आया है, क्या क्या चीजें हो सकती है, क्या क्या कॉज हो सकता है अगर विदाउट डीसी मशीन आप चेक करने की कोशिश करते हैं। कोई लैपटॉप आपके पास आया है, ठीक है, और वो डेड कंडीशन में है, मतलब डेड है। ठीक है, यू कैन नॉट सी एनीथिंग, मतलब कुछ भी नहीं चल रहा, आपने अडाप्टर लगाया और वो ऑन ही नहीं हो रहा, राइट। अब ये कैसे अज्यूम करेंगे आपकी इसमें प्रॉब्लम
क्या हो सकती है, ठीक है, नहीं पता चलेगा। वही अगर आपके पास डीसी मशीन होगा, ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ इस चीज को। मेरे पास एक केस आया था, मैं अपने हिसाब से बताऊंगा आपको। एक मेरे पास केस आया था जिसमें कस्टमर ने क्या किया था कि उसने एडाप्टर लगा के लैपटॉप को तकरीबन हाफ एन आवर या काफी देर तक उसने लगा रखा था अडाप्टर, और ही वॉज ट्राइंग टू ट्रिगर द लैपटॉप, बट ऑब्वियसली अंदर शॉर्टिंग है तो वो नहीं पता कर पा रहा है कि क्यों नहीं चल रहा, राइट। तो मतलब वो ट्रिगर तो कर रहा है, लेकिन जब डेड है तो ट्रिगर नहीं होगा। तो तकरीबन काफी देर तक उसने लगा के छोड़ दिया। अब हुआ क्या, व्हेन ही केम टू मी, तो उसके बाद क्या हुआ कि जब मैंने उसको, उसका अडाप्टर, सबसे पहले क्या होता है जब हम टेस्टिंग करते हैं तो हम पहले एक बार अडाप्टर ही कंफर्म कर लेते हैं कि भाई अडाप्टर ठीक है कि नहीं। लेकिन उसका अडाप्टर तो ठीक था, चलिए। अब मुझे चेक करना था कि उसके लैपटॉप की कंडीशन क्या है। तो जैसे ही मैंने डीसी मशीन में डीसी मशीन से मैंने लैपटॉप को इंजेक्ट किया, इंजेक्ट करते ही व्हाट हैपेंस कि जो वोल्टेज है वो ड्रॉप हो गया, एंड जो एम्पियर है वो हाई हो गया, ठीक है। इट शोज दैट कि देयर इज सम शॉर्टिंग इन द लैपटॉप, राइट। अब वो शॉर्टिंग कहाँ हो सकती है, ज्यादातर तो 19 वोल्ट ही हम कंसिडर करते हैं, अगर जो मोस्टली हमें रेड कलर का अगर हमें इंडिकेशन मिलता है तो 19 वोल्ट की शॉर्टिंग में हम कंसिडर करते हैं मोस्टली, बट वो शॉर्टिंग पूरे बोर्ड तक हो सकती है, ठीक है। तो मैंने बोला बोर्ड में शॉर्टिंग है, ही सेड कि सर अभी तो चल रहा था, कुछ दिन से बंद करके रखा था। मैंने कहा देखो, मैंने उसको अज्यूम करा कि देखो ये चीज आ रही है, इसका मतलब शॉर्टिंग होता है। जब मैंने लैपटॉप खोला तो यू वोंट बिलीव कि उसका जो पीछे का ट्रैक है पूरा जल गया था। अब जलने का कारण ये था कि बोर्ड में शॉर्टिंग है, एंड ही वाज लाइक उसने लगा रखा है अडाप्टर को और वो ऑन करने की कोशिश कर रहा है। तो ऑब्वियसली जब पावर अगर ज्यादा कंज्यूम करेगा कोई कंपोनेंट जिसकी रिक्वायरमेंट कम है तो वो तो जल ही जाएगा। अब हमें क्या हमें क्या होता है कि जब हम, अब हमें डीसी मशीन की क्यों जरूरत पड़ती है, हम डीसी मशीन से देख लेते हैं कि क्या लोड ले रहा है। अगर लगता है हमें 19 वोल्ट की शॉर्टिंग है तो हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, कुछ सेकंड के अंदर हम अडाप्टर वो डीसी को निकाल देते हैं। हमें ये अनुमान लग जाता है कि शॉर्टिंग है, ठीक है। इसीलिए जरूरी होता है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। प्लीज यार थोड़ा सा काम करने दो मुझे भी भाई, बहुत दिन हो गए इसको चलाए हुए पैड को, थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, बट समझा दूंगा मैं आपको, ऐसी बात नहीं है, आप टेंशन ना लो। अगर जब स्टार्ट किया तो खत्म भी जरूर करूंगा, खत्म भी अच्छे नोट पे करूंगा, बट आप लोग ऐसे ही साथ देते रहना, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आप जो डीसी मशीन लेंगे, डीसी मशीन आजकल जो बेसिक में मैं आपको बताऊंगा, आज मैं जो कवर करूंगा, ये मैं कवर करूंगा 30 वोल्ट 5 एम्पियर, ठीक है। इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसको हम क्या क्या कह सकते हैं, वी कैन यूज एज ए यूनिवर्सल अडाप्टर। वाई यूनिवर्सल अडाप्टर, क्योंकि जरूरी नहीं कि जब भी कस्टमर आपके पास आएगा तो वो आपके अडाप्टर ही लेके आएगा, ठीक है। तो देर इज मल्टीपल ऑप्शंस। इसमें जो कनेक्टर्स की मैं बात कर रहा था, मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं कि आप कोई भी लैपटॉप इसके अंदर कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी मदरबोर्ड कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो आसूस का हो, चाहे वो डेल का हो, चाहे वो एचपी का हो, चाहे वो लेनोवो का हो, चाहे किसी भी कंपनी का हो, इन जनरल जो सपोर्ट करेगा वो कोई भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल अडाप्टर। अब सेकंड नंबर पे क्या होगा, वो ये हम इसको फर्स्ट कह सकते हैं, इसको हम सेकंड कह सकते हैं। सेकंड नंबर पे क्या कर सकते हैं, इसको शॉर्ट सर्किट रिमूव करने का रिमूविंग डिवाइस बोल सकते हैं इसको, ठीक है। शॉर्ट सर्किट रिमूविंग डिवाइस।
इसके साथ साथ में हम इसको क्या बोल सकते हैं, गैस करो। थर्ड पॉइंट क्या है कि इसके थ्रू वी कैन वी कैन डायग्नोस प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में अगर मैं बात करूं तो प्रॉब्लम बेसिकली वी कैन मेजर कि अगर इतना लोड ले रहा है तो मुझे कहाँ पे चेक करना चाहिए। रिमेंबर, जब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए मैं एक इसको अगर आपने देख लिया हो या स्क्रीनशॉट ले लिया हो या नोट डाउन कर लिया हो तो मैं इसको थोड़ा इरेज करके थोड़ा आगे बढ़ेंगे फिर, ठीक है, ताकि इसको हम कवर अप करें इस टॉपिक को, ठीक है। और हो सके तो मैं एक चार्ट बनाऊंगा आपके लिए, और उस चार्ट को आप दिमाग में बिठा लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी और आप आगे बोर्ड को रिपेयरिंग करने के लिए बहुत बेनिफिशियरी होगा ये, ठीक है। अब हम जैसे बात करते हैं कि मान लीजिए मैं जैसे अभी एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल, ठीक है। आपके जैसे आपने डीसी को इंजेक्ट करा, इंजेक्ट करने के बाद में क्या हो रहा है कि आपका जो लोड आ रहा है वो 0.020 समथिंग का आ रहा है, ठीक है। इस केस में अगर इतना लोड ले रहा है, मैं एक कॉमनली बात करूंगा तो व्हाट विल बी हैपन कि 3.3 वोल्ट जनरेट हो जाता है, एसआईओ को पावर मिल जाती है, थर्ड में बोलूं एलडीओ भी मिल जाता है, फोर्थ में बोलूं तो आरटीसी भी मिल जाता है, ठीक है, इन जनरल, ठीक है। फिफ्थ में बोलूं तो बायोस भी आपको मिल जाता है। व्हेन दिस हैपेंस, मतलब अगर इतना लोड मिल रहा है तो, ठीक है, इतना लोड मिल रहा है तो अनुमानित तौर पे ये चीजें मिल जाएंगी आपको बोर्ड के अंदर। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब आपको क्या करना है कि बोर्ड को ट्रिगर करना है। जब आप बोर्ड को ट्रिगर करेंगे, ठीक है, अब यहां से ही यहां से समझ लीजिए कि खेल शुरू होगा। अब मेरा इतना, जैसे आपने इंजेक्ट करा कि इतना लोड आपका आ गया तो आपको लगा कि यार ये चीजें मेरी बन जानी चाहिए, ठीक है, एक अनुमान आपने लगाया, आपने सीधे अपने कहते हैं ना कि व्हाट इज द प्रोसेस टू वर्क इन स्पीड वे, मतलब आपको जल्दी काम करने के लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या समझेंगे कि अगर आपको जल्दी काम करना है तो आपको पहले ना मेजर करना आना चाहिए चीजों को कि क्या चीजें हो सकती हैं। अब यहाँ पे देखिए 0.020 आ रहा है, दैट मीन्स कि मेरी ये चीजें मोस्ट प्रोबेबली बन जानी चाहिए, ठीक है। लेकिन आप जब ट्रिगर कर रहे हैं नाउ, जब आप ट्रिगर कर रहे हैं, ट्रिगर करने के बाद में क्या हो रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब ये लोड ही नहीं ले रहा, ठीक है। मतलब जैसे ही आप ऑन वाला स्विच जो लैपटॉप में होता है या आप ट्रिगर करते हैं ऑन ऑफ वाला, तो जब ट्रिगर कर रहे हैं तो ये एम्पियर स्टेबल का स्टेबल ही है, मतलब कुछ भी फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा। अगर फ्लक्चुएशन होता, मान लीजिए फ्लक्चुएशन होता, अगर 0.020 से 30 हो जाता, 40 हो जाता, तो 50 हो जाता, दैट मीन्स कि ट्रिगर तो आपका बोर्ड ले रहा है, ठीक है, ट्रिगर ले रहा है, लेकिन पूरी तरीके से ऑन नहीं हो रहा, डिस्प्ले नहीं आ रहा। अब कितना लोड पे क्या होना चाहिए वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे इसी सेक्शन में, ठीक है। लेकिन अगर ट्रिगर नहीं हो रहा, अगर यहाँ पे ये ट्रिगर ही नहीं हो रहा, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन होंगे। तब आपके मन में क्या डाउट होगा, सबसे पहले आपको क्या समझ में आया कि मुझे एक बार ऑन ऑफ वाला स्विच देखना चाहिए, ऑन ऑफ की सप्लाई देखनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे क्या एसआईओ को ऑन ऑफ की जो रिक्वायरमेंट है क्या वो मिल रहा है। या थर्ड में बोलूँ तो आपको ये पता लगाना चाहिए कि क्या आपका बोर्ड ऑन होने के लिए जो रिक्वायरमेंट है इस मदरबोर्ड में क्या वो फुलफिल हो रही है। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपका जो अगर ट्रिगर करने पे कुछ मूवमेंट नहीं ले रहा तो इसका मतलब ये है कि आपका बोर्ड ऑन होने की कंडीशन में नहीं है। दैट मीन्स कि ऑन होने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाई है, इसीलिए ये नहीं चल रहा है, इसीलिए ट्रिगर नहीं ले रहा। अब क्यों नहीं हो पा रही है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या चेक करना चाहिए, ये तो देखो
आपको जब आप पढ़ते रहे, आप आपने पढ़ा होगा या पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं, तो ये तो आपको फिर चेक करके समझ में आएगा। मतलब यहाँ आप मेजर कर सकते हैं। एक्सपोर्ट है तो आप कुछ पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे, आप चेक कर लेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं, कुछ हम चीजों पर डिस्कस करेंगे कि कितने एम्पियर पे हमें क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, अब वो लिखना है आपको, ठीक है, या वीडियो को बार बार देख सकते हैं समझने के लिए। तो कितने एम्पियर में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, देखिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि जो मैं बता रहा हूँ एग्जैक्ट वही बता रहा हूँ, बट मोस्टली केसेस में इतने लोड में ये चीजें हो जाती हैं, ठीक है। और थोड़ा बहुत तो बोर्ड के ऊपर भी होता है, तो कुछ चीजें आपको करने से आती हैं। पढ़ाना, देखो बिना गुरु का ज्ञान नहीं मिलता, ये तो बात आपको पता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको रास्ता ही नहीं बता पाऊंगा या मुझे ही कोई रास्ता नहीं बता पाएगा, तो मैं वहां जहाँ पहुंचूंगा कैसे। तो रास्ता बताने के लिए भी कोई ना कोई चाहिए होता है कि भाई क्या प्रोसेस होता है। तो अब हम लिखते हैं, पहला नंबर, हम इसको करेंगे पावर स्टक इन विन सेक्शन, ठीक। विन तो पता ही होगा आपको, 19 वोल्ट। सेकेंड में हम लेंगे 3.3 वोल्ट, और एस प्लस SiO प्लस आपका हम बायोस कर देते हैं, प्लस LDO भी कर देते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पे विल टेक आपका पावर बटन प्रेस, BT प्रेस प्लस 3.3 सस 5V सस प्लस 1.5 प्लस 1.8 प्लस 1.05, ठीक। अब इसके साथ में और क्या बचा, 3 हो गया। फोर्थ नंबर पे CPU कोर वोल्टेज, फिफ्थ नंबर पे CPU रीसेट एंड बायोस स्टार्ट ऑपरेशन। सिक्स्थ नंबर पे हमारा क्या करेंगे, वेयर इज सिक्स्थ, ओके, सिक्स्थ नंबर पे डिस्प्ले, ठीक है। यार आज थोड़ी राइटिंग में प्रॉब्लम है क्योंकि काफी दिन बाद यूज कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना, प्रैक्टिस छूट गई है, ठीक है। हम कोड टू डे की बात नहीं करेंगे, ठीक है। हम आपका, मेरे हिसाब से मुझे जो स्टार्ट करना चाहिए, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, मतलब ये मैं लेके चलूंगा, ठीक है। तो उससे आपको आसानी हो जाएगी समझने में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। अब सबसे पहले मैं एक एक करके, सबसे पहले मैं ये समझाता हूँ कि ये क्या है। आप देखेंगे यहाँ पे पावर स्टक इन विन, मतलब अगर वोल्टेज आप जैसे अडाप्टर लगा रहे हैं लेकिन स्टक हो गया, 19 वोल्टेज नहीं बन रहा, दैट इज कॉल्ड पावर स्टक इन विन।
सेकंड नंबर पे 3.3 वोल्ट प्लस एसआई प्लस बायोस प्लस एलडीओ, मतलब कितने एम्पियर में ये बन जाता है। ठीक है, जब आप पावर बटन प्रेस करेंगे उसके साथ साथ में क्या क्या जनरेट होता है, 3.3 वोल्ट सास, 5 वोल्ट सास, 1.5, 1.8, 1.05। फोर्थ नंबर पे सीपीयू कोर वोल्टेज बनता है। फिफ्थ नंबर पे सीपीयू रीसेट एंड बायोस स्टार्ट ऑपरेशन, मतलब कम्युनिकेशन चालू हो जाता है। सिक्स नंबर पे यू विल गेट द डिस्प्ले ऑन योर लैपटॉप, राइट। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम लेंगे i3 थर्ड और फोर्थ जनरेशन, या i5 थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन, मैं दोनों कंसिडर करता हूं, i3 और i5। ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ। दोस्तों वीडियो पूरी देखना, नुकसान नहीं होगा आपका यार। तो अब अगर ये सिचुएशन होती है, मान लीजिए पावर स्टक इन विन, तो जब भी आप डीसी को इंजेक्ट करेंगे तो आपके बोर्ड पे, आपके डीसी मशीन के डिस्प्ले पे शो करेगा 0.000, मतलब कोई भी लोड नहीं लेगा। ठीक है, अगर कोई भी लोड नहीं ले रहा तो ऑब्वियसली 000 दिखाएगा, क्योंकि जब लोड लेगा तभी एम्पियर आपका लिफ्ट होता है। ठीक है, अब इस केस में क्या चीज हो सकती है, हो सकता है कि ये जो अडाप्टर है वो खराब है। चलो मान लीजिए अडाप्टर आपने चेंज कर दिया, ठीक है, आपने डीसी में तो 19 वोल्ट डाला तभी आपने लगाया है, तो हो सकता है जो जैक हो वो खराब हो सकता है कि जो आपका जैसे ही आप लगा रहे हैं तो स्टार्टिंग का ही एरिया फर्स्ट मॉसफेट ही शॉर्ट हो, या कोई कॉइल कैपेसिटर शॉर्ट हो, तभी आपकी पावर जो है स्टक है विन सेक्शन में। ठीक है, अब मान लीजिए अब कुछ लोड आपका सेकंड में चलता हूं, ठीक है, सेकंड में अगर आपका आ रहा है 0.005 टू 0.020, अब अगर ये रीडिंग आपके डीसी मशीन पे आता है, मान लीजिए अगर ये रीडिंग डीसी मशीन पे आएगा, तो कहीं ना कहीं आपको ये अंदेशा हो जाएगा कि अब यहाँ पे थोड़ा बोर्ड का समझना होगा कि किस में 3-5 पहले बनता है, किस में ट्रिगर करने के बाद बनता है। ऑलवेज सस्पेंड जो सप्लाई होती हैं एलडीओ बायोस, तो इस केस में मोस्टली ये होगा कि आपका 3 एंड 5 वोल्टेज, 3.3 वोल्टेज प्लस 5 वोल्टेज भी मैं समझता हूँ कि मिल सकता है इस पे आपको। ठीक है, 3.3 voltage plus 5 volt plus SIO will get the power। इवन बायोस के पिन नंबर 8 पे भी आपको वोल्टेज मिल जाएगा, इवन एलडीओ भी आपको मिल जाता है व्हेन दिस हैपेंस, प्लस आरसीटी भी सॉरी आरटीसी भी आपकी जनरेट हो जाती है जब 0.005 टू 0.0020 मिल रहा है, मतलब इतना हो जाता है। ठीक है, इन जनरल अज्यूम करने के लिए। अब हम बात करते हैं पावर बटन प्रेस करने के बाद। देखिए अब लॉजिकली यहाँ पे देखेंगे, जब आप पावर बटन प्रेस करेंगे अगर कुछ ट्रिगर ले रहा है तो ट्रिगर कितना ले रहा है। ठीक है, अगर ये सारी सप्लाई आपको बनानी है, मैं अगर बताऊं, एक मिनट, अगर ये अगर ये सारी सप्लाई बनानी है, पावर बटन प्लस 3.3 वोल्टेज सास, 5 वोल्ट 5 वोल्ट सास, 1.5, 1.8, 1.05, तो आपका जो एम्पियर होना चाहिए वो कुछ इस तरीके से होगा, 0.100 टू 0.150। अगर इतना रीच नहीं कर रहा, इतना एम्पियर आएगा अगर ये सारी सप्लाइयाँ बन जाएंगी तो। अगर मान लीजिए इसी बीच में कुछ ना कुछ स्टक है, ठीक है, तो फिर आगे की सप्लाई नहीं बनेगी। और अगर जैसे 0.20 आप ये मतलब लोड इसने ले लिया, लेकिन आप ट्रिगर करने के बाद में यहाँ पे अगर समथिंग 30, 40, 50 का लोड ले रहा है, दैट मीन्स कि ये वाला जो सेक्शन है, मतलब ये वाला जो सप्लाई है, ये कहीं ना कुछ मिसिंग है, राइट। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। अब हम जब ये आपकी वोल्टेज, जब ये सप्लाइयाँ बन जाती हैं, तो नेक्स्ट क्या होगा कि सीपीयू को भी वोल्टेज चाहिए होगा। अब जब सीपीयू को वोल्टेज मिलेगा तो योर लोड विल कम अराउंड समथिंग 0.400 या 450
टू 0.500 अप्रॉक्स आएगा अगर सीपीयू को वोल्टेज मिल जाएगा थर्ड और फोर्थ जनरेशन के अंदर। ठीक है, अब अगर सीपीयू रीसेट एंड बायोस स्टार्ट ऑपरेशन, मतलब जब सीपीयू रीसेट होता है और बायोस का कम्युनिकेशन करता है, तब आपका जो लोड आना चाहिए वो 0.500 से लेके इट विल कम अराउंड 650 के अप्रॉक्स आता है। कभी याद है आपको, हम लोग बात करते हैं कि इतना, जैसे कभी कभी क्या होता है, इतना लोड देखने के बाद में जो थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि इतना लोड आ रहा है तो मेरा वोल्टेज तो मेरा डिस्प्ले आ जाना चाहिए, बट समवेयर वो डिस्प्ले नहीं आता। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सीपीयू रीसेट, यहाँ पे सीपीयू रीसेट हो रहा है। सीपीयू रीसेट होने के बाद में सीपीयू की सप्लाई कहाँ जाती है, कौन सा वो पावर गुड निकालता है? एक याद है आपको, लास्ट में डीरैम सेट का बनता है जो ग्राफिक के जो सीपीयू एक जो है ग्राफिक के साथ करना वो कम्युनिकेट करता है, जो रैम के पिन नंबर 30 अकॉर्डिंग टू द सर्किट पिन पे मिलेगा डी रैम रीसेट करके, क्योंकि उसके बाद डिस्प्ले आपका जनरेट होता है, डिस्प्ले आना शुरू होता है। तो कई बार इसके इतना इतना लोड लेने के बाद में भी आपका डिस्प्ले नहीं आता, तो दैट मीन्स कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं सीपीयू रीसेट वाला जो सेक्शन है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम बात करेंगे डिस्प्ले, राइट। अब लास्ट में क्या आता है? डिस्प्ले। डिस्प्ले के लिए थर्ड फोर्थ जनरेशन अगर आएगा तो 650 एंड अबव, मतलब 650 से 700 800 900, मतलब जो इसका लोड लेगा उसके हिसाब से 650 के ऊपर अगर लोड ले रहा है तो कहीं ना कहीं डिस्प्ले आने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या क्या बन रहा है, क्या क्या नहीं बन रहा है। अब हम एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, एक बार हम इसको फिफ्थ और सिक्स जनरेशन में देख लेते हैं, उसमें क्या क्या चेंजेस आएगा। ठीक है, ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है, एम्पियर में थोड़े थोड़े चेंजेस हैं, वो आपको समझने की जरूरत है। मैं यहाँ पे थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आई, यहाँ पे आपका सिक्स्थ, सेवेंथ और फिफ्थ, तो ये तो सिमिलर ही रहेगा। ठीक है, अगर 0 0 आएगा तो इसका मतलब यही है। ठीक है, ये भी आपका सिमिलर रहेगा। ठीक है, चाहे वो सिक्स हो, चाहे सेवेंथ हो, चाहे फिफ्थ हो, आगे की बात आगे के वीडियो में करेंगे। यहाँ पे चेंजेस आएगा जब आपका पावर बटन प्रेस होगा, तो जो लोड का जो सिम्टम्स होगा कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे क्या होगा कि इट विल बी अराउंड 0 पॉइंट, यहाँ पे 60 हो जाएगा। ठीक है, 0.60 जगह मैं इसको, ठीक है, और ये जो होगा आपका 0.150 के आसपास हो जाएगा अगर 3.3 एसआईओ का पावर मिलता है तो। ठीक है, पावर बटन प्रेस करने के बाद में ये जो होगा ये 300 समथिंग हो जाएगा, एंड दिस विल बिकम 350 या 400 के अप्रोक्स में मिलेगा अगर ये वाला सेक्शन आपका ओके रहेगा तो। तब आपको सीपीयू कोर वोल्टेज वाली सप्लाई देखनी पड़ेगी, ये अगर चीजें आपकी ओके रहती हैं तो। ठीक है, और अगर सीपीयू कोर वोल्टेज की मैं बात करूं तो 350 और 450 या 500 के बीच में आपको मिलेगा यहाँ पे। ये जो चीज बता रहा हूँ ये सब एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने इसको मेजर करना पड़ता है, मेजर करने के बाद ही हम बता पाते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ जब अगर मैंने इसको स्टार्ट किया है तो। एक मिनट। हाँ, फिफ्थ सिक्स्थ सेवन जनरेशन में अगर सीपीयू कोर वोल्टेज की सप्लाई बनती है तो आपका जो लोड लेगा तो 0.350 टू 0.450 तक का लोड लेगा। ठीक है, जब आपका सीपीयू रीसेट होगा
एक मिनट दोस्तों, 1 2 3, हाँ, जब आपका CPU रीसेट होगा ये 300 से लेके, एक मिनट, हाँ, ठीक है, ये बनेगा यहाँ पे। कुछ कंफ्यूजन हो गया, रुकिए रुकिए, मैं मिटा देता हूँ, रुके फिर, क्योंकि आपको कमेंट वो हो जाएगा, मतलब कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं फिर से एक बार लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं तो समझ जाऊंगा लेकिन आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी। एक मिनट, हाँ, इसको हम इरेज ही कर लेते हैं, ठीक है, तो उससे ना लिखने में आपको आसानी हो जाएगी। चलिए मैं फिर से लिख देता हूँ एक बार, ठीक है। इसमें इस कंडीशन में क्या होगा, 0.05 से टू 0.020, ठीक है। यहाँ पे फिर थर्ड वाले पे क्या आएगा, 0.602 अप्रॉक्स 0.150, ठीक है। एंड देन जब CPU कोर वोल्टेज की सप्लाई बनेगी तो इट विल कम अराउंड 0.300 टू 0.350, ठीक है। और अगर CPU रीसेट होगा तो आपका 0.350 टू 0.450, और अगर इतना आता है, ठीक है, अगर इसके बाद आपका अगर 0.40 या फिर 0.350 के अबव आएगा तो मतलब आपका डिस्प्ले आ जाता है। इस केस में मोस्टली ये आपका 5th 7th जनरेशन में बायोस की रीडिंग इस तरीके से देखी जाती है, ठीक है। अब आप गौर कीजिएगा, जैसे जैसे आपकी सप्लाइयाँ बन रही हैं, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे अगर ये यहाँ पे देखेंगे 0 0 था क्योंकि सप्लाई नहीं बन रही थी। जैसे सप्लाई बनी यहाँ पे ये देखेंगे आप 0.020 के आसपास का लोड ले लिया, मतलब आपका 19 वोल्ट 3 5, आपका बायोस, आपका LDO, आपका RTC, आपका SIO, ठीक है। जैसे जैसे लोड लेना बनता जा रहा है फिर यहाँ पर देखेंगे 0.60 मिल रहा है, यानी कि ये चीजें आपकी बन जाएंगी, ठीक है। ये चीजें आपको ये सारी सप्लाई मिल जाएंगी। कहने का मतलब है अकॉर्डिंग टू द लोड ऑफ द DC हम समझ पाते हैं कि क्या क्या सेक्शन में पावर पहुंच चुकी है और हमें क्या क्या चीजें चेक करने की जरूरत है। एक इंडिकेशन मिल जाता है, एक अनुमान मिल जाता है आपको चेक करने के लिए। रिमेंबर कभी कभी आप देखते हैं जैसे ट्रबल शूट कर रहे हैं, ट्रबल शूट करने के लिए आप कभी भी देखिएगा कोई भी आप कंपोनेंट लगाते हैं XYZ, आप जैसे लैपटॉप में आप लैपटॉप को अपने DC से कनेक्ट करें, ठीक है, DC से कनेक्ट करने के बारे में बाद में अगर आप हार्ड डिस्क लगाएंगे तो भी कुछ ना कुछ देखेंगे तो लोड में कुछ डिफरेंस आएगा। अगर आप बैटरी लगाएंगे तो आप देखिए एम्पियर लिफ्ट करता है। कई बार रैम को भी चेक करना है कि रैम डिटेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। आप देखेंगे कि अगर आपका मान लीजिए मैं अगर आपको बताऊं तो जो आपका 0.300 के आसपास का एम्पियर आ रहा है, ठीक है, आपको चेक करना है कि रैम आपका रीड कर रहा है कि नहीं कर रहा। आपने रैम लगाया, रैम लगाने के बाद में भी अगर ये एम्पियर लिफ्ट नहीं कर रहा, कुछ भी लिफ्ट नहीं कर 300 से ऊपर कुछ भी नहीं जा रहा, दैट मीन्स कि या तो आपका रैम खराब है, या रैम स्लॉट में प्रॉब्लम है, या रैम सप्लाई में दिक्कत है, या फिर इसका जो रिलेटेड सर्किट है वो आपको देखना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि इससे आपको ये पता चल जाए कि रैम, क्योंकि अगर आप कोई भी कंपोनेंट लगाएंगे तो डेफिनेटली वो रीड करेगा, वो एक लोड लेगी मशीन एम्पियर लिफ्ट करके कि ये चीज, तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये लोड लेने का मतलब ये है कि ये चीज इसमें डिटेक्ट हो रही है। अब उसको डिटेक्ट होने के बाद काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या जो प्रॉब्लम आप देख रहे हो प्रॉब्लम खत्म हो रही है कि नहीं हो रही है, वो एक डिफरेंट प्रोसेस है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आती है, अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो जरूर मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा हो सके लोगों को शेयर कीजिए।
और अगर किसी को मेंबरशिप के बारे में जानना है तो मेरे को व्हाट्सएप कर सकता है। इसके अलावा किसी को मेरे से अगर लैपटॉप रिपेयरिंग का कोर्स करना है तो डायरेक्टली मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप कर सकता है। और फिलहाल आज के लिए इतना ही, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको हर वीक में 1 या 2 वीडियो डिलीवर करूँ जो बेस्ट से बेस्ट वीडियो हो, जो मैं अपने एंड से आपको दे सकूँ। क्योंकि कहते हैं ज्ञान एक ऐसी चीज़ है कि जितना दोगे उतना ही बढ़ेगा, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरे थ्रू अगर आप लोगों का बेनिफिट हो रहा है, अगर आप लोग कुछ सीख रहे हैं, तो मुझे इससे बड़ी खुशी और कोई हो ही नहीं सकती है। और एक्चुअली मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आई विल गेट दिस मच रिस्पॉन्स फ्रॉम यू पीपल। बट फाइनली व्हेन आई सी माय फीड, व्हेन आई सी माय 1500 अप्रॉक्स जब मेरे साथ लोग जुड़े हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि एटलीस्ट लोगों को अच्छा लग रहा है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, दे आर जस्ट वेटिंग फॉर माय वीडियोस। तो प्लीज़ गाइस ऐसे ही मेरा साथ देते रहिए, और मैं हमेशा की तरह कोशिश करूंगा कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लेके आया करो जिससे कि आपको बोट रिपेयरिंग करने में बहुत आसानी हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आपका दिन मंगलमय हो।